नमस्कार। आज हम लोग किशोरावस्था एडोलेसेंस स्टेज, इसके पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और आज हम किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं किशोरावस्था क्या होती है। तीनों अवस्थाएं विकास की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो है आपके शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में, बीएड एग्जाम हो गए, जितनी भी केंद्रीय नवोदय तमाम परीक्षाएं होती हैं उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे कि जो आपकी शैशवावस्था थी वह 0 से लेकर के यानी जन्म से लेकर के कितने 5 या 6 वर्ष तक की थी। फिर आपकी बाल्यावस्था तो थी 5 या 6 वर्ष से लेकर के कितने वर्ष है 12 या 13 वर्ष तक की, वैसे 6 से लेकर के 12 वर्ष ही माना जाता है नॉर्मल रूप से, और उसको जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक माना जाता है शैशवावस्था को, और बाल्यावस्था को 6 से लेकर के 12 वर्ष, और इसको जो आपकी किशोरावस्था एडोलेसेंस स्टेज है इस अवस्था को 12 से लेकर के 18 वर्ष तक माना जाता है। लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग कैटेगराइज किया है। जैसे आप देखेंगे नॉर्मली रूप से जो है कितने वर्ष की है 12 से 18 वर्ष, और इसमें भी आप देखेंगे कि पूर्व किशोरावस्था भी है और उत्तर किशोरावस्था भी है, और कुछ किशोरावस्था के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों की डिफिनीशंस हैं, कुछ परिभाषाएं, उसको हम लोग देखेंगे। और उपनाम से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। कुछ उपनाम हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं, कुछ इसमें शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये किशोरावस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किशोरावस्था से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके उपनाम से और इसकी डिफिनीशंस थे, और उपनाम में ही इसकी विशेषताएं भी रहती हैं। और आप जानते हैं किशोरावस्था में एक तरीके से क्या होता है कि बच्चा जो है यानी उसके अंदर पुरुषत्व और मातृत्व, यानी लड़का है तो एक तरीके से पुरुष के लक्षण उसके अंदर आने लगते हैं, और लड़की है तो महिला के लक्षण उनके यानी पुरुष के का लक्षण उसके अंदर आने लगते हैं। दाढ़ी, मूछ, जन्नांगों पे बाल वगैरह, और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो यौनावस्था जिसको कहा जाता है, यानी एक तरीके से आपकी जो है काम की अवस्था कहेंगे जिसको, तो सबसे पहले तो इसमें होती है शैशवावस्था में होती है, लेकिन उस समय वो उसके लिए जो है एक तरीके से उपयोग में नहीं रहती। लेकिन किशोरावस्था में जो होती है आपकी काम प्रवृत्ति की अवस्था या यौनावस्था जो होती है यानी सेक्स स्टेज जो होती है ये सक्रिय हो जाती है, क्योंकि इसमें पुरुष हार्मोन्स और मादा हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग पहले देख लेते हैं कि एडोलेसेंस से ही किशोरावस्था, अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं किशोरावस्था को, और एडोलेसेंस एडोलोकेयर शब्द से बना जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। भाई बच्चा अभी क्या है परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। अब बच्चा किशोरावस्था के बाद जो है कहाँ जाएगा, प्रौढ़ावस्था में जाएगा। तो वहाँ से अब देखेंगे जैसे कुछ परिभाषाएं आप देख लेते हैं, तो उसमें है कि जैसे कि स्टैनले हाल की मुख्य परिभाषा है, किलपैट्रिक की मुख्य परिभाषा है, वेलेंटाइन की मुख्य परिभाषा है। ये 3 लोगों की परिभाषाएं जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। स्टैनले हाल, किलपैट्रिक और वेलेंटाइन। स्टैनले हाल ने कहा कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। जहाँ भी आपको तूफान और संघर्ष की अवस्था, वैसे भी नॉर्मली होता है कि किशोरावस्था किसकी अवस्था, तूफान और संघर्ष की अवस्था, प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। स्टैनले हाल, स्टैनले से स्टैनले, और जहाँ संघर्ष आ जाएगा आप कंफर्म कर लेंगे किसने कहा था, स्टैनले हाल ने कहा था कि तूफान और संघर्ष की अवस्था है, प्रबल दबाव और तनाव की अवस्था कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था है। फिर उसके बाद किलपैट्रिक ने कहा था कि जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किलपैट्रिक ने कहा था किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, जीवन की सबसे कठिन अवस्था जो कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है। अब क से किलपैट्रिक, क से कठिन, तो इस तरीके से आप टिक से अपने दिमाग से अपने समझ से लगा सकते हैं। जब किलपैट्रिक आ गया तो कठिन अवस्था, और संघर्ष आ गया तो स्टैनले हाल की अवस्था।
फिर उसके बाद आता है वैलेंटाइन। इन्होंने कहा कि अपराध की बड़ी नाजुक अवस्था होती है, अपराध की बड़ी नाजुक अवस्था, बच्चा तुरंत अपने संतुष्टि चाहता है, तुरंत प्रेम करेगा किसी से अगर उससे उसका लगाव है और तुरंत उसमें उसको सफलता नहीं मिली और तुरंत उसमें संतोष नहीं मिला तो तुरंत वो अपराध करने के लिए भी उत्सुक हो जाएगा। तो वैलेंटाइन ने कहा कि अपराध की बड़ी नाजुक अवस्था। ये 3 जो डिफिनीशन से आप याद रखेंगे, ये और बाकी 3 डिफिनीशंस मैं और लिख दिया हूँ, कभी कभी इसे भी पूछ देता है। समाज सेवा के आदर्श का निर्माण और पोषण करता है। किस अवस्था में? रास जी ने कहा था कि किशोरावस्था में जो है बालक समाज सेवा के आदर्श का निर्माण और पोषण करता है, अभी उसमें अंदर समाज सेवा की भावना विकसित हो जाती है। तो इस तरीके से क्रो एंड क्रो जो बताए कि जो है किशोरावस्था में ही किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा का जो है एक तरीके से प्रतीत होता है कि वो जो है वर्तमान की शक्ति और भावी आशा उसके अंदर दिखाई देने लगती है किशोर के अंदर। किस अवस्था में? किशोरावस्था में, कि वो आगे चल के क्या करेगा, जैसे उसके अंदर जो लक्षण दिखाई देंगे। अगर वो मान लीजिए फिजिकल में फिटनेस है तो उसको लगेगा कि वो जो है किसी इस तरीके के जॉब में जाएगा जहाँ फिजिकल फिटनेस है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग का तो ये लगेगा कि डॉक्टर, इंजीनियर, यानी जिस क्षेत्र में है तो उसके लक्षण वहाँ पे जो पूरा उभर के दिखाई देने। हालांकि मानसिक विकास आप देखेंगे कि लगभग आपका शैशवावस्था में ही हो जाता है, लेकिन किशोरावस्था में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, संवेगात्मक विकास भी है, कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरीके से कार्ल ब्रूस ने बताया था कि संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में क्या होता है? संवेगात्मक किशोरावस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट में तेज़ी से क्या होता है? चेंजिंग होती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ परिभाषाएं थी जिसे आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद उपनाम है। उपनाम में बचे वही तूफान और संघर्ष की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था, सामाजिक परिवर्तन की एक तरीके से शारीरिक परिवर्तन की अवस्था, मानसिक परिवर्तन की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था, नाजुक अवस्था, अपराध की नाजुक अवस्था, ये तमाम हैं जिसे आप एक स्टेप बाय स्टेप। बसंत ऋतु की अवस्था, क्योंकि बच्चा ऊँचे ऊँचे ख्वाब देखता है, कल्पना की अवस्था, दिवा स्वप्न की अवस्था है। तो इस तरीके से संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, और इसको दुख की भी अवस्था कहा जाता है। दुख की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की जो इच्छा होती है वो इच्छा पूरी जब नहीं होती है तो बच्चा वहाँ दुखी महसूस होता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जैसे आप देखेंगे कि जो शैशवावस्था थी, इन्फेंसी स्टेज, अब बाल्यावस्था थी, चाइल्डहुड स्टेज, और ये आपकी किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाओं में आप देखेंगे कि जो शैशवावस्था है उसमें वर्तमान का भय होता है, और बाल्यावस्था में किसका भय होता है? बाल्यावस्था में आपको बाल्यावस्था में जो है बाल्यावस्था में एक तरीके से तुरंत भय होता है, यानी उसमें वर्तमान का भय होता है। और इसमें बाल्यावस्था में जो है बाल्यावस्था में आपका थोड़ा सा देख लेते हैं। बाल्यावस्था में असफलता का भय होता है, भाई तुरंत वो असफलता का भय होता है। और किशोरावस्था में भविष्य का भय होता है, तो भविष्य की डर की वजह से जो है वो क्या करता है कि उसको दुख की भी अवस्था कहा गया। क्या कहा गया? दुख की अवस्था कहा गया, उलझन की अवस्था कहा गया, क्योंकि उसमें उसको भविष्य के लिए जो है भविष्य का भय रहता है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कार्य में जो है मुझे सम्मान, उसको अपने लिए वो सम्मान चाहता है, अपने लिए जो है आत्मसंतुष्टि चाहता है, सामाजिक स्वीकृति चाहता है, प्रशंसा की भावना चाहता है। तो इस तरीके से अगर ये नहीं होता है तो वहाँ उसको दुख होता है, वहाँ उसको उलझन होती है, वहाँ उसको दिमाग में ऊहापोह की स्थिति होती है। कभी कभी देखेंगे आप बच्चे ज़्यादा सुसाइड वगैरह जो करते हैं इस तरीके से ये किशोरावस्था में ही करते हैं, क्योंकि उनको किसी से प्यार हो गया या किसी चीज़ के लिए जिद कर दिए माँ बाप से, उनकी प्राप्ति उनको नहीं हुई तो तुरंत जो है उग्र हो जाते हैं और तुरंत एक निर्णय ले लेते हैं कि अब वो मुझे नहीं मिले तो मैं फिर जीना मेरा बेकार है, यानी तुरंत फिर सुसाइड वगैरह की जो केसेस आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होती हैं? आपके किशोरावस्था में होती हैं। संवेगात्मक परिवर्तन वही इमोशनल परिवर्तन की अवस्था भी संवेगक रूप से उसके अंदर जो है चिंतन, स्मरण और कल्पना, प्रत्यक्षीकरण,
और एक तरीके से संप्रत्यय और ये अवधान, अटेंशन, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ उसका विकास होता है। तो उसमें अगर सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता तो बच्चा निगेटिव क्षेत्र में भी जाता है और पॉजिटिव क्षेत्र में जाता है। बच्चे की संगति का बड़ा असर इससे पड़ता है। किशोरावस्था में बच्चा अगर अच्छे संगत में चला गया तो अच्छा बन जाएगा और गलत संगत में चला गया तो गलत। एक तरीके से जीवन की मेड़ कही जाएगी किशोरावस्था, जीवन की जो है बॉर्डर कहा जाएगा, क्योंकि अच्छे ग्रुप में अगर चला गया, अच्छे विद्यालय में चला गया, अच्छे परिवेश में चला गया, अच्छे माहौल में चला गया, जहाँ फ्यूचर को लेकर के तमाम बच्चे जो कॉम्पिटिटिव माहौल है बातचीत कर रहे हैं हर समय, तो वहाँ पे जो है वो उस माहौल में चला जाएगा। और जहाँ चोरी है, जहाँ चकारी है, जहाँ इस तरीके से जो है गुंडागर्दी है, बदमाशी है, तो इस अवस्था में जो है जैसे वो उस क्षेत्र में चला जाएगा। जैसे एक तरीके से एक नाजुक अवस्था होती है। जैसे आप देखेंगे पानी एक धारा बन के जा रहा है और पानी एक तरीके से अगर कहीं पे मिट्टी थोड़ा सा कमज़ोर है वहाँ फूट करके बहा तो इतनी तेज़ी के साथ वो बहने लगेगा, पूरा जो है बह जाएगा, क्योंकि वो नाजुक अवस्था होती है। अगर नहीं संभला तो पता चलेगा गलत रास्ते में भी चला जाएगा, अगर अच्छे लोगों की संगत में मिला तो अच्छे रास्ते में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बहुत सुंदर भाई गोल्डन काल भी कहा जाता है, क्योंकि दुख की अवस्था तो है लेकिन उसी अवस्था में बच्चे स्वप्न देखता है और अच्छे ख्वाब भी देखता है, वो अच्छा बनेगा तो स्वर्ण काल हो जाएगा। इसलिए इसको गोल्डन स्टेज भी, गोल्डन तीव्र विकास की अवस्था का, नया जन्म की भी अवस्था होती है, क्योंकि बच्चे का एक तरीके से नया जन्म होता है। कभी कभी होता है कि नया जन्म की अवस्था किसे कहेंगे? आपके किशोरावस्था को कहेंगे, क्योंकि बच्चा वहाँ से एक तरीके से नई अब देखेंगे आपकी शैशवावस्था में विकास तीव्र होता है, फिर बाल्यावस्था में आके स्लो हो जाता है, फिर आके किशोरावस्था में विकास तीव्र हो जाता है। यानी बच्चा एक तरीके से नए परिवेश में जाता है, उसको नई चीज़ें, नया अनुभव महसूस होने लगता है। हालांकि वो सारी चीज़ें जानता रहता है लेकिन उसके कंसेप्ट को क्लियर करता है। बस बाल्यावस्था में तो ये समझ लेता है कि ये चीज़ें हैं। जैसे अब उसके परिवार में, उसके घर में लोग पूजा कर रहे हैं, वो ईश्वर को जानता है लेकिन वो ईश्वर के बारे में समझ नहीं पाता है। लेकिन जब किशोरावस्था आती है तो ईश्वर के बारे में कंसेप्ट को क्लियर कर लेता है। वो अपने साथ फ़ोटो लेके चलेगा या मंदिर में जाएगा या कि अपने देवी देवताओं को पहचानना शुरू कर देगा कि कौन देवी किस के हैं, जैसे हनुमान जी किसके हैं, शंकर भगवान किसके हैं, या ये अल्लाह किसके हैं, वाहेगुरु किसके हैं, गुरु नानक किसके हैं। यानी सभी धर्मों का उसको नॉलेज हो जाएगा, उसमें वह इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, सामाजिक भावना का उसमें विकास हो जाएगा। फिर कह रहा है संक्रमण की भी अवस्था होती है। संक्रमण की भी अवस्था यानी दुविधा की भी अवस्था भी उसमें होती है कि बहुत सारी चीज़ों को जब वो जानेगा, यानी मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन वाली बात होगी। अधिक जब चीज़ें जानेगा तो अधिक उसमें जो है एक तरीके से संक्रमण, एक तरीके से उपापोह की भी स्थिति होती है। इसीलिए इसको संक्रमण की भी अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण की भी अवस्था कहते हैं। बुद्धि का अधिकतम, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, तो आपकी किस अवस्था में? किशोरावस्था में होता है। यौनावस्था, अब यौनावस्था का मतलब वही स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, यानी यौनावस्था का मतलब कि यौनावस्था में आ जाता है बच्चे के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स वगैरह जो उसके होते हैं, लिंग वगैरह जो हो गए, या उसके छाती पे बाल या दाढ़ी मूछ, बच्चियों में स्तन वगैरह का विकास, या जो है जांघों के बीच में बाल वगैरह, जो इस तरीके की जो संरचनाएँ होती हैं वो आना शुरू कर देती हैं। तो यौनावस्था स्वसम्मान की भावना की अवस्था होती है। भाई बच्चा अपने को सोचता है कि मेरा स्वसम्मान हो, बच्चा ये चाहता है कि मेरा स्वयं का सम्मान हो, अपने स्वयं सम्मान की अवस्था कहता है। अच्छा, मुझे क्योंकि इस तरीके से लिख दिया हूँ तो लिखने में कोई टॉपिक छूटा नहीं है। नहीं, कई चीज़ों को जब वो करने का अध्ययन करने के बाद लिख करके जब बताता हूँ तो कोई चीज़ मैं ये सोचता हूँ कोई चीज़ छूट ना पाए आप लोगों को समझाने में, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोग उसको समझ जाएँ। हालाँकि लिख करके अगर लिख करके मैं ऐसे पढ़ाऊँगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो पता चलेगा कुछ चीज़ें जो है छूट भी जाएंगी। अहम बनाम द्वंद्व की अवस्था, जैसे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत जो उन्होंने दिया था उसमें 8 अवस्थाएं उन्होंने बनाया थी, विश्वास बनाम अविश्वास, तो ऐसे करके 8 अवस्थाएं उसमें मैं पढ़ाया हूँ। तो इसमें जो है अहम बनाम द्वंद्व की अवस्था, ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। अपराध की नाजुक अवस्था, प्रेम में संतुष्टि नहीं होने पर अपराध भी करने लगता है। विद्रोही भावना की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था, तो इसके उपनाम थे, आप देख लेंगे इसमें। चूँकि आप देखेंगे कि विशेषताएं जो उसकी कुछ
लक्षण कह लें, विशेषताएं कह लें, या उसके बारे में उसके कंसेप्ट को कैसे क्लियर किया जाए कि इस के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आप देखेंगे कि थोड़ा सा यह देखिए, जो विशेषताएं देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था जो बताया था, किसने बताया था? रास जी ने बताया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रास जी जो बताए थे किशोरावस्था कितने से कितने वर्ष तक की बताए थे? 12 से 18 वर्ष। वहीं जोन्स जी जो बताए थे 13 से 18 वर्ष बताए थे। कभी कोई क्वेश्चन, जोन्स के अनुसार किशोरावस्था कितने से कितने वर्ष होती है? तो 13 से 18 वर्ष। अगर जोन्स आ जाएगा तो 13 से 18, और रास आ जाएंगे तो 12 से 18। और इसी में एक शैले मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 13 से 17 या 18 वर्ष बताया था। तो कभी कभी इन लोगों का भी नाम आ जाता है क्वेश्चन में, आप देख लेंगे, इसको भी ध्यान देख लेंगे। अच्छा, इसी में देखेंगे हरलाख महोदया जो थी, ये इन्होंने बताया था कि इन्होंने 2 अवस्थाएं बताया था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। 13 से 17 वर्ष इन्होंने बताया था जो है पूर्व किशोरावस्था, और 17 से 21 वर्ष इन्होंने उत्तर किशोरावस्था बताया था। इसे भी आप याद रखें, कभी कभी आता है क्वेश्चन कि पूर्व किशोरावस्था और उत्तर। जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि आपकी कि वीर पूजा की अवस्था किस में होती है। अब उसमें मान लीजिए अगर दिया है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इसमें से कोई नहीं, तो आप लगा देंगे वीर पूजा की अवस्था किशोरावस्था होती है। लेकिन अगर उसमें कह दिया कि पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, तो अब उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, तो उसमें क्या होगा आपका? पूर्व किशोरावस्था। वीर पूजा की अवस्था किसमें होती है? वो पूर्व किशोरा नहीं, प्रारंभिक किशोरावस्था की अवस्था होती है। यहाँ से भी कभी कभी, अच्छा, कभी कभी आ जाते हैं मतलब विद्रोही भावना की अवस्था किसमें होती है। अब मान लीजिए तो किशोरावस्था में ही होगी, क्योंकि ऑप्शन अगर देगा मान लीजिए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। लेकिन अगर मान लीजिए कि दे दिया कि मध्य किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, तो विद्रोही भावना की अवस्था मध्य किशोरावस्था में होगी। यहाँ भी आप थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिएगा, यानी मध्य किशोरावस्था में विद्रोही भावना की अवस्था 16 से लेकर के 18। कोल मनोवैज्ञानिक थे, कोल मनोवैज्ञानिक के पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो विद्रोही भावना जो 16 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसमें विद्रोही की भावना उसके अंदर होती है। कोई चीज़ वो चाहता है, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है, तुरंत वो विद्रोह करना शुरू कर देता है, तुरंत मार झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से ये आप जान गए होंगे कि इन लोगों का भी थोड़ा सा आप इसको भी ये इस तरीके से ये समझ लीजिए, इसको ये समझ लीजिए यहाँ पे कि किस लोगों का क्या क्या मत है। यहाँ तो खैर ये इतना ये है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जितना भी है उसको मैंने पूरा टॉपिक से भर दिया है, ताकि कोई कहीं से कुछ छूटने ना पाए। तो आप देखेंगे कि उस जो लक्षण या विशेषताएं हैं, यानी पुरुषत्व का गुण, पुरुषों का गुण जो आने लगता है, यानी पुरुष स्पष्ट दिखाई देने लगता है, दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाते हैं उसके स्पष्ट, उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है। अच्छा, शारीरिक विकास आप देखेंगे, शारीरिक विकास में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है। एक तो शारीरिक विकास किस में होता है? शैशवावस्था में बहुत तीव्र होता है। लेकिन बाल्यावस्था में जो है शारीरिक विकास और मानसिक विकास एक तरीके से आगे रुक जाता है। जो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसमें आकर के थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन फिर जब किशोरावस्था आती है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक, तो शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और संवेग प्रबल हो जाता है, मन मस्तिष्क पुनः चंचल हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर एक मन मस्तिष्क पुनः चंचल की क्या बात हो गई? यानी एक बार मन मस्तिष्क कब चंचल हुआ था? शैशवावस्था में हुआ था, इन्फेंसी स्टेज में हुआ था। अब फिर किस अवस्था में हो गया? किशोरावस्था में हो गया। तो इस तरीके से यौन ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। बच्चा जो है एक तरीके से यौन ऊर्जा, मतलब उसके अंदर हार्मोन्स वगैरह, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पुरुषों में, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, रिलैक्सिन हार्मोन्स है ना, तो एंड्रोजेंस हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं महिलाओं के, ये जब सक्रिय हो जाते हैं तो एक तरीके से लड़कियों में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको माहवारी या इस तरीके से ये वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बच्चे वगैरह का भी एक तरीके से ओवरफ्लो वगैरह हो जाता है ना, जिसको नाइटफॉल वगैरह कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उनमें होना शुरू हो जाती है, यौन ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। दिवा स्वप्न कल्पना तरंग, यानी बच्चा जो है ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये काम करूंगा, है ना,
मैं ऐसे पढ़ूँगा, अच्छे जिनको देखेगा उनको जो उनके बारे में सोचने लगेगा, एक्टिंग के बारे में सोचेगा, गाना गाने के बारे में सोचेगा, जो जो भी मतलब ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना, दीवा स्वप्न, यानी मन की तरंगों को एकदम उछाल मारेगा, कल्पना तरंग, यानी कल्पना के वो में रहेगा। समूह में मित्रता, समूह की अवस्था आप देखेंगे जो आपकी एक थी कि टोली की अवस्था अगर कहेगा तो बाल्यावस्था, लेकिन समूह और गैंग की अवस्था आप अगर देखेंगे तो कौन सी आपकी किशोरावस्था, और समूह में मित्रता की अवस्था, यानी समूह में किसकी अवस्था, मित्र। हालांकि बाल्यावस्था में भी समूह की अवस्था होती है, लेकिन अगर पूरे ग्रुप बना लिया बच्चा किसी मार झगड़ा करने के लिए या इस तरीके से दोस्ती यारी करने के लिए, तो एक तरीके से गहरी संबंध, गहरी मित्रताएं जो होती हैं किसमें, किशोरावस्था में होते हैं। अच्छा, विषम लिंगी आकर्षण होता है किसमें, मतलब विषम लिंगी आकर्षण होता है किसमें, अब लड़का जो है लड़की की तरफ आकर्षित होता है, लड़की लड़की की तरफ आकर्षित होती है। अब यहीं आप देखेंगे कि जो बाल्यावस्था होती है, चाइल्डहुड स्टेज में, लड़की से ही अट्रैक्शन होगी, लड़की लड़की के साथ रहेगी और लड़का लड़का के साथ रहेगा। लेकिन ये किशोरावस्था में लड़का जो है लड़की के प्रति आकर्षित होगा और लड़की जो है लड़के के प्रति आकर्षित होगी। विषम लिंगी, उसमें समलिंगी आकर्षण था किसमें, बाल्यावस्था में, और किशोरावस्था में आपका विषम लिंगी आकर्षण है। तो आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि इसके पहले मैं बता चुका हूँ, तो आप ध्यान दिए होंगे तो समझ गए होंगे। जैसे वीर पूजा की अवस्था, भाई वीर पूजा की अवस्था, अच्छा बच्चा तो किसी की जैसे अक्सर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस की बातें करता है, बड़ी ऊंची ऊंची जो है ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसे मारूंगा, ऐसे करूंगा, इतना पीटा, इतना मारा, मतलब तो हर समय वो एक तरीके से बजरंग बली यानी एक्सरसाइज वगैरह करेगा, बॉडी बनाएगा, जिम वगैरह जाएगा ना, सोचेगा कि भाई वीर पूजा। और जो जैसे नहीं बताया कि उसको आइकॉन मान करके, जैसे अक्सर भगत सिंह का फोटो अपने जहाँ पढ़ेगा वहाँ लगाएगा, और इस तरीके से हनुमान जी अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उसके अंदर वो भाव आ जाता है कि मैं भी अच्छा बनूंगा, अच्छी पर्सनालिटी होगी, मैं भी वीर पूजा की भावना करूँगा। स्वाभिमान की भावना उसके अंदर हो जाती है, स्वाभिमान वो चाहता है कि मेरा स्वाभिमान हो, मेरी लोग इज्जत करें, और स्वतंत्र रहना चाहता है। नेतृत्व क्षमता का भी विकास करता है, कहीं भी कोई मैटर हो गया, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे पारिवारिक मैटर हो, वहाँ तुरंत वो उसमें इन्वॉल्व होकर के अपना एक खुद का मत देना प्रस्तुत कर देता है, खुद डिसीजन भी, निर्णय लेने की भी एबिलिटी उसके अंदर ग्रो हो जाती है। तो इस तरीके से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। अब देखेंगे आपकी जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, अब चूँकि बाल्यावस्था में भी ईश्वर को तो वो मानने लगता है, लेकिन ईश्वर के कंसेप्ट को क्लियर वहाँ नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर की सत्ता को अगर मानता है तो कंसेप्ट को क्लियर कर लेता है, संप्रत्यय क्लियर हो जाता है। यानी ईश्वर का संप्रत्यय स्पष्ट हो जाता है उसके अंदर। ठीक, फिर शारीरिक विकास में आप देखेंगे, शारीरिक विकास आप देखेंगे कि जो अब देखेंगे जैसे हड्डियां 206 हो जाती हैं। अब बाल्यावस्था में भी मैंने बताया था कि किशोरावस्था में भी बताया था, अब की शिशुअवस्था में 306 होती हैं, और आपकी बाल्यावस्था में आकर के जो है 276 वगैरह हो जाती हैं। लेकिन जो किशोरावस्था में होती हैं कितनी हो जाती हैं, 206, यानी हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। दांत भी 27 से 28 निकल आते हैं। लंबाई अब देखेंगे, लंबाई जो बाल्यावस्था के अंत में बालिकाओं की लंबाई बालकों की लंबाई से जो है ज़्यादा होती है। 138 सेंटीमीटर लगभग बालिकाएँ होती हैं बाल्यावस्था के अंत में आप देखेंगे, और पुरुषों की लंबाई यानी लड़कों की लंबाई, पुरुष कहाँ हुआ, अभी तो लड़का ही है, लड़कों की लंबाई क्या होगी, 137 सेंटीमीटर होगी। लेकिन ये किशोरावस्था यानी किशोरावस्था के अंत में लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से ज़्यादा हो जाती है। लड़कों की लंबाई 167 सेंटीमीटर और लड़कियों की लंबाई 157 सेंटीमीटर या 151 सेंटीमीटर हो जाती है। तो लड़के जो लड़कियों से लंबाई में तेज हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, किसमें, आपके किशोरावस्था में। हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार हो जाती है। थायराइड ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती है। जननन ग्रंथियाँ जो आपकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं या
आपके प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सेंस हैं, ये जो मेल फीमेल हार्मोन्स हैं ये सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आता है कि जैसे मान लीजिए जो मेल फीमेल हार्मोन्स हैं, जैसे आप देखेंगे ये नर में जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, हम लोगों का बाहर होता है, यानी पुरुषों का बाहर होता है, लेकिन महिलाओं का जो वो एक तरीके से आपका ओवरी होता है, जो अंडाशय होता है वो अंदर होता है। इसलिए कि भाई अंडे को बनने के लिए जो है टेम्परेचर हमारे शरीर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 जो है फ़ारेनहाइट होता है। तो वह उतना टेम्परेचर उसको चाहिए, तो उतने टेम्परेचर में जब रिलेशनशिप होता है मेल फीमेल का, तो वह वहाँ से ओवरी से अंडाशय का फार्मेशन हो जाता है। लेकिन जब स्पर्म का फार्मेशन होगा टेस्टिस से, जो हमारा वृषण होता है, जो अंडकोश जिसको कहते हैं, अंडकोश बाहर होता है, अंडकोश को टेम्परेचर कम चाहिए। अगर हमारा भी अंडकोश अंदर होता हमारे शरीर के, तो उसमें क्या होता कि स्पर्म का, शुक्राणु का फार्मेशन हो ही नहीं पाता। इसलिए नेचर ने कह लिया जाए, गॉड ने कह लिया जाए, गॉड ने उसको कहाँ बना दिया, बाहर बना दिया। क्योंकि आप देखेंगे जब भी इसका थोड़ा सा भी अगर आप देखेंगे जो सीमन वगैरह चढ़ाते हैं पशुओं को, या जहाँ जीन बैंक वगैरह होता है, जहाँ भी सीमन वगैरह चढ़ाते हैं, तो देखेंगे जो गाय वगैरह को सीमन चढ़ाने वाला जो बीज रखा रहता है, जो तो स्पर्म ही होता है, शुक्राणु भी होते हैं, तो उसको देखेंगे कि आपको ठंडे में रखा जाता है, कितना कम टेम्परेचर में रखा जाता है। उसको जब निकालते हैं तो एकदम भाप की तरह निकलता है। बड़ी सी सुई लगाए, सिरिंज लगा करके, फिर उसके उस रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से उसको अंदर हाथ डाल करके उसको ले जा करके उसके जो यूट्रस वगैरह में डाल देते हैं। तो यूट्रस में डालेंगे तो वहाँ से उसके अंडाशय से अंडे निकलेंगे, ओवम निकलेंगे, और यहाँ से स्पर्म जाएगा, दोनों का मिलन होगा, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद उसके यूट्रस में, उसके गर्भाशय में आकर के बच्चे का निर्माण होता है। तो हम लोगों का जो नहीं, पुरुषों का क्या होता है, टेस्टिस यानी अंडकोश वगैरह जो है कम टेम्परेचर उसको चाहिए स्पर्म फार्मेशन के लिए, इसलिए वो बाहर होता है। लेकिन महिलाओं के लिए उतना टेम्परेचर अगर अंदर रहेगा तो स्पर्म का फार्मेशन नहीं होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो बच्चा पैदा करने की एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि संभावनाएं जो है ठंडी के दिनों में ज़्यादा, कि ठंडी के दिनों में टेम्परेचर कम होता है तो स्पर्म जो है जल्दी तैयार होते हैं, यानी ज़्यादा स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म का एक तरीके से टाइम भी 20 मिनट होता है, 10 से 20 मिनट में वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ओवा होते हैं, जो ओवरी से निकलते हैं, जब रिलेशनशिप होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है मेल फीमेल का, तो उसमें जो वो 2 दिन तक रहते हैं, और एक बार के रिलेशनशिप में एक ही ओवा निकलेगा, एक ही अंडा निकलेगा। लेकिन एक बार के रिलेशनशिप में कम से कम करोड़ों स्पर्म निकलेंगे, शुक्राणु निकलेंगे। तो वो शुक्राणु जाएंगे और उसके संपर्क में मिलेंगे। और यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कभी कभी आपके मन में ये बनेगा कि जैसे औरतें, मान लीजिए औरतें और पुरुष के साथ जब रिलेशनशिप होता है तो उनका जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। भाई अंडाशय से एक नली आती है, कहाँ तक, आपके गर्भाशय तक, और उस नली को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही आकर के ओवा रहता है, अंडा रहता है, और इधर से वेजाइना के रास्ते से स्पर्म जाएगा, और वहाँ पे जो है उसका संयोग होगा उस फैलोपियन ट्यूब में ही, फिर वहाँ मिल करके तब आकर के यूट्रस यानी गर्भाशय में आकर के उसका निर्माण। लेकिन पशुओं में क्या होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी या जितने भी जानवर हैं, क्यों वो चिल्लाने लगते हैं जब उनका 1 महीने का पीरियड वो होगा, तो वो चिल्लाने इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका ओवा जो होता है वो उसके अंडाशय से निकलता ही नहीं है। वो ओवा कहाँ रह जाता है, उनके अंडाशय में, यानी उसके ओवरी में ही रहता है। अच्छा, ओवा जब अंडा उसी ओवरी में रहेगा तो वो क्या करेगा भाई, एक तरीके से इचिंग करेगा, खुजलाहट करेगा। तो वो क्या करते हैं, पशु जो होते हैं, जैसे गाय हो गई या भैंस हो गई या बकरी हो गई, तो चिल्लाना शुरू करेंगे, या जिसमें बंधे हुए हैं उसको उखाड़ करके भागना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके अंदर जब इचिंग होगी, खुजलाहट होगी इस तरीके से, तो वो चिल्लाना न, तब आदमी लोग समझ जाते हैं जो पालतू जानवरों को तुरंत ले जा करके, फिर किसी भैंस है तो भैंसे के पास, गाय है तो किसी सांड या ब्लाक से किसी सीमन चढ़ाने के बाद, बकरी है तो बकरे, तो उसके विषम लिंगी जानवर के पास ले जाते हैं। जब उसके पास रिलेशनशिप होता है तो तुरंत उसका स्पर्म निकल करके और ओवा से जा करके मिल जाता है, और उसके बाद फिर आकर के उनके यूट्रस गर्भाशय में आकर के एक बच्चे का निर्माण होता है, तो वह शांत हो जाते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें थी जो कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। तो फिर कह रहा है हृदय की धड़कन, मानसिक विकास, इसमें शब्द भंडारण बहुत तेज होता है। 16 वर्ष में क्रू एंड क्रू ने कहा कि मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, लेकिन यहीं पर वाटसन ने कहा कि 18 वर्ष में मानसिक विकास पूर्ण
हो जाता है। अच्छा, किशोरावस्था में विकास के कुछ सिद्धांत 1904 में दिए थे स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल किशोरावस्था के बारे में ज़्यादा अध्ययन किए थे और इन्हीं का एक क्वेश्चन जो आता है, तूफान और संघर्ष की अवस्था, दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। ये त्वरित विकास की अवस्था, आकस्मिक विकास की अवस्था की दो सिद्धांत दिए थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किनका सिद्धांत था, किशोरावस्था में विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्टैनले हॉल ने दिया था। या एक बार मैं देखा क्वेश्चन कि कब इन्होंने सिद्धांत दिया था, जो विकास का सिद्धांत था, किशोरावस्था में विकास का सिद्धांत कब दिया था, तो 1904 में दिया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, किसने दिया था, स्टैनले हॉल ने 1904 में दिया था और त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था और आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से मेरा पूरा प्रयास है कि जितना भी इसमें किशोरावस्था में जो भी टॉपिक आपके क्वेश्चन बनेंगे परीक्षाओं में, सारा सब कुछ समावेश हो चुका है। अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।